अस्सलाम वालेकुम तमाम मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट। आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो 35 टू 40 एमसीक्यूज़ के पॉइंट होंगे और इंशाल्लाह एग्ज़ाम के अंदर इसमें से काफ़ी ज़्यादा आपके पेपर में आने के इम्कानात हैं, जो कि माज़ी में भी आते रहे हैं और मौजूदा दौर में भी आने के इसके इम्कानात बहुत हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखें कि इसके अंदर ऑप्शन भी मैंने दिए हुए हैं और फर्स्ट एमसीक्यूज़ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है। अब सेट हमारे पास बहुत सारे होते हैं, नेचुरल नंबर भी होता है, प्राइम नंबर भी होता है। तो बेसिकली ये हमें याद होना चाहिए जो कि इसका आंसर होगा आपका प्राइम नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर इसलिए है कि तमाम वो नंबर जो अपने टेबल्स में आते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स का सेट कहलाता है। तो 2, 3, 5, 7 सारे अपने ही टेबल्स में आते हैं और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही आसान है। सेकंड पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है और क्वाड्रेंट पूछा कौन-सा है। अब इसके जो ऑप्शन है उसके अंदर 1, 2, 3, 4 है। तो याद रखें कि हम जैसे कि 9 के अंदर ग्राफ बनाते थे, तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था और ये सेकंड, ये थर्ड ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता था। ठीक है, यकीनी तौर पे शायद आप पढ़ लें, इसे फोर्थ है बोल भी रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट के अंदर जो है आपके पास दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है और सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है और थर्ड में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होता है और इसी तरह फोर्थ के अंदर एक्स पॉजिटिव होता है, वाई आपका नेगेटिव होता है। चूँकि सिर्फ एक पॉइंट नहीं बल्कि कोई भी पॉइंट आ सकता है, नंबर्स में तब्दीली आ सकती है, आप उसी के लिहाज से कीजिएगा। अब जैसे कि 1, -2 है तो उस हिसाब से हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, ये पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसका आंसर फोर्थ आ गया। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है और थर्ड पॉइंट के अंदर आपको रेंज कहा जा रहा है। अच्छा, ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। सबसे पहले याद रखें कि हम जैसे इस एमसीक्यूज़ को देखें तो जो आपका 1, 0 लिखा हुआ है, तो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि डोमेन कहलाता है और दूसरा वाई को जो कि रेंज कहलाता है। अब पूछने को वो डोमेन भी पूछ सकता था, रेंज भी पूछ सकता था। अब रेंज की बात है तो देखें कि इसका आंसर इस वो वाला सिलेक्ट किया जाएगा जो आपके सेकंड नंबर्स पे आपके ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, जैसे कि 0 लिखा हुआ है और सेकंड ब्रैकेट में वाई की जगह 1 लिखा हुआ है और फिर उसके बाद आपका 3 लिखा हुआ है। तो ये आपके पास इसकी रेंज खिलाएगी। अगर डोमेन पूछेंगे तो ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूँ कि डोमेन के अंदर आपने करना क्या है कि आपने एक्स वाले देखने हैं कौन-कौन से नंबर यूज़ हो रहे हैं। जैसे 1, 2, 4 यूज़ हो रहा है तो 1, 2, 4 इसका आंसर आ जाएगा बाय डोमेन के लिहाज से और ये है आपका रेंज के लिहाज से, ठीक है? अब फोर्थ पॉइंट है और इस सिलसिले में ये है कि ये फोर्थ पॉइंट आपका 17 चैप्टर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको जो है वो एक ऑर्डर पेयर्स इक्वल करके दिया हुआ है और एक्स के इक्वल जो है वो -3 आ रहा है। याद रखेंगे एक्स फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेट एक्स को और सेकंड वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट में इत्तेफाक से एक्स ही है, वाई भी कोई और वेरिएबल्स भी हो सकता था। तो सेकंड में एक्स की जगह देखिए क्या है, -3 है। जबकि वाई के दोनों नंबर इस सूरत में सेम होने चाहिए और उसके बारे में कोई आपसे सवाल नहीं किया गया। अलबत्ता इस तरह का नई बुक में एक पॉइंट है जैसे कि एक्स प्लस वाई, तो पहले नंबर पे एक्स की जगह एक्स और दूसरी जगह वाई लिखा हुआ है। तो एक्स के सामने जो आ रहा था, वाई के सामने जो आ रहा था, दोनों को प्लस करके वो आंसर था। तो लिहाजा इसका आंसर -3 है। तो ये पॉइंट थे आपके 17 चैप्टर के हवाले से। अब फिफ्थ के ऊपर बात करते हैं तो फिफ्थ के अंदर अब सिलसिला आपका स्टार्ट हो चुका है आपका वेरिएशन के ऊपर। तो याद रखें कि ये जो ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी इज कॉल्ड द डैश। तो याद रखें कि ये आपका जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा किसी दौर में आया हुआ है और ये रिपीटेड पॉइंट है, तो इसका आंसर मीन होगा। अच्छा, आप नंबर 6 के ऊपर आते हैं। नंबर 6 के ऊपर भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा हुआ है और याद रखें कि इसके अंदर सिस्टम यूँ है कि पहला पॉइंट 3 आपको फर्स्ट प्रोपोर्शनल दिया है, फिर 5 दिया है, फिर आपको 12 दिया है। अब कुछ नंबर इस तरीके से हैं कि मैं आपको अगर यहाँ पे अपनी तरफ से कोई और पॉइंट ले लूँ, जैसे कि यहाँ 2 ले लूँ, यहाँ 4 ले लूँ, यहाँ पे 8 ले लूँ और यहाँ पे पूछूँ कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इस लिहाज से तो आपको एक ऐसी ट्रिक जिससे फ़ौरन आंसर निकाल दें। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आपका 16 होगा। लेकिन जो पॉइंट बुक के अंदर से लिया गया है वो पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आए, तो यकीनी तौर पे कोई ऐसा टेबल नहीं है पॉइंट्स के अंदर है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि सेकंड नंबर को ऊपर रखें, फर्स्ट को नीचे रखें और इसी तरह ये थर्ड प्रोपोर्शन है, इसे नीचे रखें और यहाँ पे आप सोचें कि कैसा कौन-सा नंबर यहाँ पे लिखें कि जैसे यहाँ ऊपर 5 है, नीचे 3 है, तो अब जैसे 4 3 ज़ा 3 है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20।
तो अगर इसको भी हम 4 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो थोड़ी आपको अकल चाहिए होगी। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये 5/3 है, तो ये भी 5/3 है। लेकिन यहाँ पे 5 नहीं लिखना, आपने 20 लिखना है। तो 20 नंबर लिखेंगे और इस टेक्निक से लिखेंगे तो बड़ी आपको हेल्प हो जाएगी। नंबर 7 पॉइंट है और 7 में मीन प्रोपोर्शनल पूछा हुआ है। तो याद रखें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, अगर वेरिएबल देते हैं तो हम लोगों ने करना यूँ होता है कि दोनों का रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख के रूट को सॉल्व करेंगे तो यकीनी तौर पे ए बी आ जाएगा। तो याद रखेंगे इसके साथ प्लस माइनस का भी साइन दिया जा सकता है, अगर दिया होगा तो उसको हम करेक्ट करेंगे, नहीं दिया होगा तो इसी को ही हमने आंसर कहना है। नंबर 8 पॉइंट है, इसमें भी मीन प्रोपोर्शनल दिया हुआ है और यही ऊपर वाली टेक्निक यूज़ करते हुए जब भी मीन प्रोपोर्शनल आपको देंगे तो 2 नंबर देंगे, दोनों नंबर को आप रूट के अंदर रख लें। जैसे 3 है मल्टीप्लाई 27 है तो ये 81 बनता है। तो 81 अगर रूट के अंदर से निकाला जाए तो आपको पता है 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो 9 ऑप्शन में भी मौजूद होगा यकीनी तौर पे। तो इसके बाद नंबर 9 पे आते हैं और नंबर 9 पे क्या लिखा हुआ है कि अब ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे P/Q है और R/S है। फिर इसी तरह से आगे करके भी इन्होंने इसको तब्दील किया हुआ है। तो जब तब्दील किया हुआ है तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास P तो अपनी जगह पे है, लेकिन Q और R ने अपनी पोजीशन को चेंज किया हुआ है। ये अल्टरनेंडो कहलाएगा, ठीक है। और ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नंबर 10 है। 10 के ऊपर अगर आए तो ये पॉइंट हमारे फर्स्ट ईयर से आया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है। और याद रखें कि यहाँ पे आपको डिस्क्रीमेंट दिया हुआ है और अगर इक्वल टू 0 दें और नेचर इसकी पूछे तो कुछ हिस्सा तो इन्होंने नेचर में खुद ही बता दिया है मैंने कि इक्वल है, और सेकंड पूछा है तो याद रखें कि ये रैशनल होता है, रैशनल होता है हमारा, ये इसका ऑप्शन रैशनल होगा। और जो है टिक कर लीजिएगा इसको बुक के अंदर से, मतलब कि जो आपको आंसर दिए गए हैं इसमें रैशनल होता है, ये याद रखना पड़ता है। और इसके अलावा डिस्क्रीमेंट का और भी पॉइंट है, अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वो रियल कहलाता है और इरेशनल होता है, अगर लेस देन 0 हो तो वो आपका इमेजिनरी कहलाता है। और साथ में बाकी सारे मतलब एक सूरत में इक्वल कहलाता है अगर 0 हो, बाकी हर सूरत में अनइक्वल तो कहलाता है। लेकिन ग्रेटर देन 0 अगर बोला जाएगा, यानी कि ये पॉइंट नहीं आता तो फिर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो वो कहा जाएगा रियल और इरेशनल। और लेस देन अगर 0 आता है तो इमेजिनरी, और इरेशनल रैशनल नहीं आएगा क्योंकि वो रूट से बाहर ही नहीं निकलता, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि सिर्फ इमेजिनरी आएगा, नेगेटिव का आना। और अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रियल के साथ आपका रैशनल हो जाएगा। तो सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है लेकिन इसके ऊपर 4 पॉइंट्स बनते हैं और इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो इसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप उधर विज़िट करें तो वहाँ बहुत तफसीली है। ये तो बहुत रिस्की हो जाता है लेकिन इसमें से भी इंशाल्लाह आपके जो है आपके 15 पॉइंट्स में से कम 13-14 इंशाल्लाह लग जाएंगे, और कोशिश तो पूरे की होती है। 11 पॉइंट्स है तो 11 पॉइंट्स में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछा गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का जो है हमारे पास एक फार्मूला होता है, तो सिंपल हमने वो फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला हमारे पास इक्वेशन में चेक कर लीजिएगा, ए बी सी अपने ओरिजिनल पोजीशन में है तो C/A इसका आंसर आएगा। अब नंबर 12 पे आते हैं, तो अब चूँकि ये आपका 20 चैप्टर स्टार्ट हो चुका है तो 12 पे आते हैं तो ओमेगा की 1 + ओमेगा की पावर 8 दी हुई है। याद रखें कि यहाँ पे ये भी पॉइंट अब नया आया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 तो 1 है लेकिन ओमेगा की पावर याद रखें अगर 3 के टेबल के लिहाज से हैं तो उस सूरत में ओमेगा क्यूब हो गया, ओमेगा 6 हो गया, ओमेगा 9 हो गया, तो वो 1 के बराबर होता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 के टेबल के लिहाज से देखें तो ओमेगा मतलब 3 टू द 6 बनता है। तो ओमेगा की पावर 6 तो ठीक है लेकिन एक्स्ट्रा कितनी है, ओमेगा स्क्वायर है। तो ये जो है आपके पास 1 हो जाएगा, तो इस तरीके से 1 + 1 × ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर बनता है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये रिलेशन हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, जो कि आपको याद होना चाहिए 0 के इक्वल होता है। तो ये स्क्वायर लिखा हुआ है 0 के इक्वल होता है, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इस लिहाज से आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा। अगर हम इसी को अरेंज करें तो 1 ओमेगा स्क्वायर, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर तो इधर रहेगा, ये इधर आके माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर माइनस ओमेगा होगा, जो कि आपको पहले ही दिया हुआ है आंसर। अच्छा 30 नंबर पे आते हैं, तो 30 नंबर पे फार्मूलाज आपसे पूछे हुए हैं कि अल्फ़ा + बीटा सम ऑफ द रूट्स कहलाता है, जिसका आपका फार्मूला होता है अगर ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो फिर -B/A होगा, लेकिन अगर इक्वेशन नहीं देते तो फिर तो यही कहलाएगा। और अल्फ़ा × बीटा का जो फार्मूला है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वो आपके पास C/A कहलाएगा, जैसे कि हमने ऊपर भी किया है तो 11 पॉइंट में भी किया है। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स को बदल दिया जाता है, नंबर्स दे दिए जाते हैं या फिर उसकी साइनें चेंज कर देते हैं, तो उसके लिहाज से ही फिर लिखा जाएगा। अब नंबर 14 के ऊपर आ जाते हैं, तो 14 के ऊपर आपको मैट्रिसेस स्टार्ट हो गया है, 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और A × B का ऑर्डर बताना है। तो याद रखें A पहले है, B बाद में है। तो
ए का ऑर्डर आप इस तरीके से लिखें, यहाँ तो खैर मैंने आंसर लिखने थे, यहाँ पे लिख के बताता हूँ। तो ए का ऑर्डर है आपके पास, ए का ऑर्डर है 4/3 और बी का ऑर्डर ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट के मैट्रिक्स के कॉलम के नीचे आ जाएगा 3/5 दिया हुआ है। तो याद रखेंगे ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रॉ, तो ये पॉसिबल होता है इसका मल्टीप्लाई। लेकिन आफ्टर मल्टीप्लाई के बाद ए इंटू बी का ऑर्डर हमारे पास आएगा 4/5। तो ये पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 का आंसर आएगा 4/5। अब बात करते हैं 15 के ऊपर। तो 15 के ऊपर अब ये पॉइंट आपका नया आया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए के ऊपर टी हो तो ट्रांसपोज कहलाता है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आए तो याद रखें कि इस सूरत में इसका आंसर जो है वो उस मैट्रिक्स कहलाता है। तो उस मैट्रिक्स आंसर आता है, और अगर नेगेटिव में होता तो ये स्क्यूस मैट्रिक्स कहलाता। तो ये नया पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसको याद रखें। लेकिन जहाँ तक इसकी बात की जाए कि ए का ट्रांसपोज लेके अगर ए बन जाता है तो वो उस मैट्रिक्स है, अगर नेगेटिव कॉमन लेके ए आता है तो वो स्क्यूस मैट्रिक्स है, और अगर किसी का भी ट्रांसपोज लेके ना ए आए ना नेगेटिव ए आए तो वो ओनली ट्रांसपोज ही कहलाता है। तो कोई भी पॉइंट इसमें से आ सकता है और इसके काफ़ी आने के चांसेस हैं। 60 नंबर है, यहाँ पे मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसको इस तरह से दिया गया है कि डिटरमिनेंट्स के निशानात नहीं लगा पाए मैं। 5 नीचे 2 है और इधर 1 है और यहाँ पे x है, और इक्वल्स टू के बाद आपको दिया हुआ है x+4 और x की वैल्यू पूछी गई है। तो याद रखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास 5x आ जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई 2 1 2 होता है तो साइन हम खुद चेंज करेंगे। याद रखेंगे इन दोनों की साइन नहीं चेंज होती, जो भी मल्टीप्लाई होके आए वो पहले लिखा जाता है। यहाँ जो भी मल्टीप्लाई होके आता है उसकी साइन चेंज करते हुए यहाँ पे लिखेंगे, और एक इक्वेशन ये बन गई लीनियर। तो 5x के पास -x आ गया और 4 के पास -2 चले जाता है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 4x हो गया। तो इस तरीके से x का आंसर 6/4 करते हुए आपका आंसर 3/2 आ जाएगा। तो अब इसके बाद 17 पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो 17 पॉइंट किस टाइप का है इसमें? अच्छा, इसमें मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते, तो मैंने लिख दिया कि डेफिनेशन है, डायगोनल्स की है, स्केलर की है, यूनिट और स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। याद रखिए इसमें से कोई ना कोई पॉइंट लाजमी आता है। और जहाँ तक बात की जाए तो स्केलर का पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है। अगर स्केलर आप बनाएंगे तो उसके अंदर क्या रहेगा, तो ऊपर हम इसका आंसर लिखते हैं 3/2 है। तो देखें स्केलर मैट्रिक्स में यूँ होता है कि आपके पास यहाँ के नंबर ना सेम होते हैं, मतलब डायगोनल वाइज, और बाकी के सारे सिफर होते हैं। तो ये पॉइंट मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि ये पॉइंट आपका जो है वो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। तो 2 मैंने लिख के डायगोनल वाइज लिखे, यानी सेम होगा, बाकी सारे सिफर होंगे। और डायगोनल में क्या होता है कि यहाँ पे तीनों नंबर डिफरेंट आ जाते हैं तो वो डायगोनल कहलाता है। अगर ये सारे सिफर हों तो नल मैट्रिक्स कहलाता है, और अगर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। और दूसरा याद रहे कि अगर हमारे पास रॉ और कॉलम बराबर हों तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, और किसी भी मैट्रिक्स का ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है, और रॉ और कॉलम की क्वांटिटी अगर बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब बात आ जाती है 18 के ऊपर। तो 18 में आपको अब स्टार्स का चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अब इसमें रेंज आपको पूछी गई है। तो याद रखें रेंज का फॉर्मूला होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 5 है, माइनस लगाना ना भूलिएगा वरना अक्सर लोग इसका सिफर आंसर कह देते हैं, क्योंकि सबसे छोटा नंबर -5 है। तो 5 माइनस माइनस प्लस का 5 तो 10 हो गया, तो 10 इसका आंसर आ जाता है। तो याद रखें कि इससे मुतालिक बहुत सारे पॉइंट और भी बनते हैं, जो कि एमसीक्यूज़ की तादाद में बढ़ा के आपको टेंशन में नहीं लाना चाहता। याद रखें कि जैसे अभी आपसे रेंज पूछा है तो आपसे मॉड भी पूछ सकते हैं। मॉड में क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होता है वही उसका मॉड होता है। मीडियन के अंदर भी होता है। तो मीडियन में अगर आपको 9 नंबर दिए जाए तो किनारे किनारे से काटते हुए अगर बीच में एक बच जाए तो वही मीडियन होता है, लेकिन शर्त ये है कि उसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना मस्ट है। और दूसरी बात यह है कि बिलफर्ज अगर आपको बीच में 2 आ रहे हैं लेकिन डिसेंडिंग असेंडिंग में होना, फिर बता रहा हूँ कि मॉड हो या मीडियन हो, दोनों में लाजमी है। और जो बीच में 2 आएंगे दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका मीडियन का आंसर हो जाएगा। तो 19 पॉइंट्स के अंदर आपको ये मतलब बोला जा रहा है, एक मतलब कि इफ डाटा कंटेन द नेगेटिव नंबर्स देन डैश कैन नॉट बी कंप्यूट। अच्छा देखें, अब जो है ना ये बुक के नए नए पॉइंट्स आए हैं, तो याद रखें कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और जितने भी मीन्स के फॉर्मूले हैं एवरेज के, उसमें लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है, तो ज्योमेट्रिक मीन आपका नहीं निकल सकता। लेकिन बुक में एक और अच्छा पॉइंट दिया गया है जिसका आंसर बुक में गलत दिया गया है, उसे नोट कर लीजिएगा। और वो इस साल सप्लीमेंट्री के पेपर में भी आया, और सप्लीमेंट्री का पेपर भी मैं आपको
सॉल्व करवाऊँगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि बोर्ड में कौन-कौन से पॉइंट आए हैं। चूँकि अभी तक एक ही पेपर हुआ है, तो सेकंड पेपर काउंट होगा वो, आपको बड़ी हेल्प देगा। मेरे चैनल पे शॉर्ट पड़ा हुआ है, उसे देख सकते हैं और इंशाल्लाह पीडीएफ भी डाल दूँगा अनकरीब उसकी। तो बात कर रहा था कि ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव का नहीं निकलता, हार्मोनिक मीन बुक में ग़ालिबन उसका आंसर मीडियन दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि 0 अगर नंबर हो, तो कौन-सी चीज़ें इसमें से पता नहीं लग सकती, इसमें मॉड, मीडियन बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा हार्मोनिक मीन। चूँकि अगर 0 होता है तो उसमें 1/x अगर हम फाइंड आउट करते हैं, तो x 1/0 होने पे वो इनफ़ाइनाइट हो जाता है, यानी कि जितने भी कैलकुलेटर हैं दुनिया के, वो माज़रत कर देते हैं और कहते हैं कि अनडिफाइंड वैल्यू है। जिसकी वजह से इसका आंसर नहीं निकल सकता। और जहाँ तक बात की जाए तो कुछ ये इश्यू ये भी आ रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन में भी 0 का आंसर नहीं फाइंड आउट हो सकता, तो इसके ऑप्शन 2 बनते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी बनता है, हार्मोनिक मीन भी बनता है। लेकिन उनको चाहिए कि एक इसमें से ड्रॉप करके कोई भी ऑप्शन आपसे पूछें, वो बुक में देख लीजिएगा उसपे। के बाद अब 20 पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, तो 20 पॉइंट में लिखा हुआ है कि द सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज़ 125 द मीन। अब देखें ये हमारे पास मीन का फ़ॉर्मूला है, तो वो डायरेक्ट कह रहा है कि हमारे पास जो है वो 10 ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो 125 है। फ़ॉर्मूले में सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है, तो ऊपर अगर 125 है, नीचे आपका एन 10 है, तो डिवाइड करेंगे तो 12.5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद हम नए पेज पे चलते हैं और एमसीक्यूज़ को मज़ीद डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पॉइंट नंबर आपके पास 21 जो है, इसमें बेसिकली हमारे पास इस पॉइंट के अंदर ये बताया जा रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सीरीज़ अगर 4 हो, तो वेरिएंस कितना होगा। याद रखें कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई भी नंबर दिया जाए तो वेरिएंस के अंदर उसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर 16 हो जाएगा। तो याद रखें कि इस पॉइंट के आने के काफ़ी चांसेस हैं और 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया। तो 22 पॉइंट है हमारे पास, द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज़ रेफर्ड एज डैश। तो याद रखें कि ये मॉड की एक तरह से नई डेफिनेशन है जो आपकी खिदमत में पहले किसी और अंदाज से थी, अभी किसी और अंदाज से थी और माजी में ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा आता रहा है, अभी भी आने के चांसेस हैं। तो 23 के अंदर भी नई बुक के अंदर कुछ नई प्रॉपर्टीज़ दी हैं कि अगर हमारे पास डाटा के अंदर अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन आपस में मल्टीप्लाई हों, तो ये बेसिकली जो है याद रखने वाली बात है। तो इसका आंसर जो है वो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इससे पहले भी कुछ इस तरह के पॉइंट्स थे जो कि पेपर में अक्सर दे दिया करते थे। तो और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन ज़्यादा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने आपसे डिस्कस किया। या एक और पॉइंट है उसमें ये है कि अरिथमेटिक मीन और मीडियन आपस में बराबर होता है डाटा के अंदर। तो इस सूरत में ये जो प्रोसेस है ये सिमेट्रिक्स प्रोसेस कहलाता है। तो ये भी याद रखने वाली एमसीक्यूज़ है। तो बुनियादी तौर पे कुछ टॉपिक होते हैं जो समझ से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो डेफिनेशंस होती हैं जिन्हें ज़हन में रखना होता है ताकि पेपर में आए तो आप जवाब दे सकें। तो 25 पॉइंट है और उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें अब चूँकि ट्रिग्नोमेट्री पे आ चुके हैं और ये चैप्टर नंबर 13 है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि थीटा की आप पोजीशन बताएं कि वो किस क्वाड्रेंट में मौजूद है और इसके भी बहुत पॉइंट्स हैं आने के चांसेस। कॉट थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 कहा गया है, यानी कि पॉजिटिव। वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में। और कॉस थीटा को कहा गया है कि ये प्रोसेस साइन थीटा के बारे में कहा गया है कि ये प्रोसेस, इस लाइन को दोबारा से पढ़ रहा हूँ। तो 25 पॉइंट से हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें कहा गया है कि थीटा की आपने क्वाड्रेंट के अंदर की पोजीशन बतानी है कि कहाँ है। कॉट थीटा कहा जाता है कि ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, जो कि फर्स्ट और थर्ड में हो सकता है, और साइन थीटा नेगेटिव है जो कि थर्ड और फोर्थ में हो सकता है। तो इनका जो कॉमन जवाब होता है वो इसका आंसर होता है। तो अगर हम इस तरह से बात कर लें कि कॉट थीटा जो है वो पॉजिटिव हुआ फर्स्ट और थर्ड में और साइन थीटा नेगेटिव हुआ आपका थर्ड और फोर्थ में, ये आपको सारे क्वाड्रेंट याद रखने पड़ेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। यकीनी तौर पे मैं आपको जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उन्हीं बच्चों को समझ आ सकता है जिन्होंने ये टॉपिक्स पढ़े हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़े ज़ाहिर सी बात है वो ये बात को नहीं समझ सकते। अच्छा, इसके बाद tan 40 डिग्री दिया है और आगे कहा है कि कॉट की
क्या डिग्री हो कि वो कॉट 1040 डिग्री के इक्वल हो। याद रखें यहाँ पे मैं कुछ आपको 26 से रिलेटेड लिख के बता रहा हूँ कि साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का सम होगा 90 डिग्री। और इसी तरह से टेन अल्फ़ा, और जैसे कि अभी दिया है कॉट बीटा और सेक अल्फ़ा, और यहाँ से आपका कॉसेक बीटा। अल्फ़ा और बीटा दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो इसमें करना यूँ होता है कि अल्फ़ा का जो भी मतलब साइन का और कॉस की इक्वलिटी आ सकती है, लेकिन अल्फ़ा और बीटा दोनों के एंगल का सम 90 होना चाहिए। अब जैसे अभी हमें पॉइंट दिया हुआ है 1040 डिग्री, तो कॉट आपका 50 डिग्री आ जाएगा, 90 में से 40 लेस करेंगे तो 50 डिग्री है। लेकिन ये तीन में से कोई भी इस तरह का पॉइंट हो सकता है। और साथ में याद रखें कि अगर इसके बजाय कुछ इस तरह से पॉइंट्स दे दिए जाएँ, जैसे साइन 30 डिग्री है, या फिर इसके बाद 45 डिग्री है, या 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये डिग्रीज़ हमें ना सिर्फ 9-10 बल्कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक ये ज़बानी याद होनी चाहिए। अगर पूरा या डैश होगा तो वैल्यू लिखी जाएगी। लेकिन 30 डिग्री हो गया, इससे पहले 0 हो गया, 45, 60, 90, इनमें हमें 6 के 6 फंक्शंस की वैल्यूज़ को याद होना चाहिए। और यहाँ पे 27 पॉइंट है। और इसमें क्या क्या कहा जा रहा है, तो 27 में ये आपकी नई बुक में आया हुआ पॉइंट कि 225 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो याद रखें कि इसे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई को 180 डिग्री से। तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया। अब अगर हम यहाँ पे टेबल इसको पढ़ते हैं, तो हमारे पास जो टेबल्स है उसमें 5 के टेबल से देखें कितना ये जा रहा है, तो 5 3 ज़ा 15 है, और 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा। तो इसी तरह 5 से करें तो 5 4 ज़ा 20 और 4 5 ज़ा। तो आप मज़ीद इसमें देखें कि ये 9 के टेबल से जा रहा है, तो 9 4 ज़ा हो जाएगा, और इसी तरह ये 9 5 ज़ा हो जाएगा। तो आंसर इसका 5 पाई अपॉन 4 है, जो कि ऑप्शन के अंदर देखते हैं मौजूद है। तो यकीनी तौर पे ये मौजूद है 5 पाई अपॉन 4। अच्छा, तो इसमें जो है वो रेडियन नहीं लिखेंगे, चूँकि एमसीक्यूज़ में ऑलरेडी खुद लिखा हुआ दिया है, हमें सिर्फ वैल्यूज़ बतानी है। तो इसके बाद 28 के ऊपर आ जाते हैं और बात करते हैं। तो इसमें अब रेडियन में दे दिया हुआ है और इसे पाई में करना है, तो वही तरीका होगा, लेकिन किस तरीके से कि इसका उलट। पहले पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया है, अब आपने 180 डिग्री को डिवाइड करना है पाई से। तो पाई से पाई फ़ौरन कैंसिल हो जाएगा, और ये 180 डिग्री को 4 से करेंगे तो 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद 29 पॉइंट देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो 29 पॉइंट में आपको ये बोला हुआ है कि इफ़ देयर द कॉमन पॉइंट बिटवीन लाइन एंड सर्किल इज़ कॉल्ड डैश। अच्छा, ये टेंजेंट होगा, क्योंकि एक्चुअली इसकी जो रीज़न है वो ये है कि हमारे पास एक जो सर्किल होता है और एक लाइन इसके एक पॉइंट से टच होती है। और इस सूरत में हमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में भी हमने पढ़ा है कि एक सर्किल और लाइन का एक ही कॉमन पॉइंट होता है जहाँ से ये टच होते हैं, और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो वो टेंजेंट की एक तरह से डेफिनेशन है, और बहुत अंदाज से डेफिनेशंस को लिखा जाता है, लफ्ज़ों को तब्दील भी किया जा सकता है। अच्छा, अब 30 पॉइंट है, और इसमें यकीनी आने का चांस है। ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से ताल्लुक़ है कि एक सर्किल है जो ट्रायंगल की तीनों साइडों से टच हो रहा है। तो भाई इसको इन सर्किल कहते हैं, और ये हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में फिगर भी बनाई जाती है। और याद रहे कि इन सर्किल के सेंटर को जो है वो इन सेंटर कहा जाता है। तो अब बात अगर 31 की करें, तो ये 31 नहीं बल्कि 30 के ही 2 पॉइंट है, इसलिए कि क्वांटिटी बढ़ जाती, लेकिन चूँकि ये दोनों नहीं आ सकते 30 में, या तो इन सर्किल या फिर सर्कम सर्किल। अब जो और करके 30 का सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, आ सर्किल पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द सर्कम सर्किल। तो याद रखें कि जो सर्किल ट्रायंगल के तीनों मतलब के वर्टिसेस से, या एक तरह से जहाँ पे उनके किनारे होते हैं, तो वहाँ से अगर पास करता है तो वो कहलाता है सरकम सर्किल को। तो कुछ एक्स्ट्रा बातें भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो देखेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा भी सीखेंगे। तो इन सर्किल के सेंटर को जो है वो इन सेंटर कहते हैं, और सरकम सर्किल के सेंटर को सरकम सेंटर कहते हैं। तो भाई ये भी पॉइंट आ सकता है। तो अब बात करते हैं 31, क्योंकि 30 के 2 पॉइंट थे और 31 जो है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, अच्छा ये जो 30 के 3 पॉइंट्स दिए हैं उसमें से एक पॉइंट लाजमी आने वाला है। तो याद रखें
कि इसे याद रख लीजिएगा, चूँकि ये थ्योरम से रिलेटेड बात है। इसमें लिखा है द एंगल इंस्क्राइब इन अ माइनर आर्क इज़, तो याद रखें कि अगर माइनर आर्क बनती है तो वहाँ एंगल आपका जो है वो ऑब्ट्यूस यानी कि आपका बनता है, यानी कि 90 से बड़ा होता है। और थ्योरम जिन्होंने पढ़ा है वो बाखूबी इस बात को जानते भी होंगे और पहचानते भी होंगे। अच्छा, और करके मज़ीद इसके पॉइंट दिए हैं, चूँकि ये तीनों नहीं आ सकते, तीनों में से कोई एक आ सकता है। इसी तरह अगर ये इंस्क्राइब एंगल के साथ मेजर आर्क बोलेंगे तो ये एक्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ चूँकि एंगल आपका 90 से छोटा होता है। इसी तरह तीसरा पॉइंट है इन अ सेमी सर्कल, ये राइट एंगल होता है, इसमें 90 डिग्री बनता है। और याद रखें कि बाद वक़्त इस तरह भी दे देते हैं कि वो एंगल लिख के दे देते हैं। तो एंगल ऑब्ट्यूस का मतलब होता है 90 से बड़ा, एक्यूट का 90 से कम और राइट 90 डिग्री। इसके बाद 32 पॉइंट है, इसके ऊपर हम आते हैं और बात करते हैं कि 32 के अंदर क्या लिखा हुआ है। 32 हमारे पास लिखा हुआ है आ डायमीटर ऑफ अ सर्किल परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड ऑलवेज डैश द कॉर्ड। अच्छा, ये थ्योरम भी है और आया भी है माजी में, इसका बाइसेक्ट है आंसर, क्योंकि बुनियादी तौर पे परपेंडिकुलर इसके दो बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड कर देता है। तो और इसी से याद रखें कि आप जितने भी थ्योरम है आजकल में उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वर्डिंग को पढ़ें। और एक आध ऐसा पॉइंट होता है जो थ्योरम की वर्डिंग एक तरह से डेफिनेशन ही होती है, उसके मुताबिक दे देते हैं। तो 33 पॉइंट पे हम आ चुके हैं और 33 में याद रखें कि ये आपका बीच में 21 पार्शियल फ्रैक्शन रह गया था और इसमें ज़्यादा पॉइंट्स आने का चांस नहीं है। एक तो यही है कि एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन रिड्यूस इनटू द प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो ये याद रखें कि ये इसका आंसर जो है वो डिवीजन कहलाता है, क्योंकि अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फंक्शन होता है तो हम उसे डिवाइड करके जो है वो प्रोसेस को आगे हम बढ़ाते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और 34 पॉइंट है और 34 पॉइंट में 34 को भी मैंने दो हिस्सों में लिखा, चूँकि दोनों तो नहीं आ सकते। याद रखें कि पार्शियल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर वाला होता है उसमें अगर एक्स की पावर छोटी होती है तो डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, यानी कि ये जो फ्रैक्शन होता है इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से याद रखते हैं और इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट चल जाता है। 21 के जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इनको पहले डिवाइड करना पड़ता है। अब जैसे 34 ही का सेकंड पॉइंट है और करके दिया हुआ है और इसमें ये बोला हुआ है कि द फ्रैक्शन, अब इसके अंदर यही है कि ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसमें एक्स की पावर 3 है और नीचे एक्स का स्क्वायर है, तो ये इम्प्रॉपर आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इसको पहले मतलब क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें इसको फिर पहले डिवाइड करना पड़ता है, फिर उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ता है। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं सबसे लास्ट वाले पॉइंट में और इसके भी आने के चांसेस है। अब जिस तरह हमने अगर ये पूरा चैप्टर पढ़ा हो और स्पेशली 21.1 तो बहुत अच्छी आनी चाहिए और यहाँ से ही क्वेश्चन आने का चांस है। तो यहाँ पे हमें जो है एक क्वेश्चन दिया गया है और उसकी पोजीशन होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते जुलते दिए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है आपका थर्ड वाला होगा, जो कि ए अपॉन एक्स प्लस ए और बी के बाद एक्स प्लस बी वाला और सी अपॉन एक्स प्लस सी। अब बहुत सारों में क्या है कि कहीं यहाँ पे दो बार बी आ गया है, कहीं सी दो बार आ गया है, तो लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। और ये तमाम बातें जो है वही बच्चे समझ सकते हैं जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की इस वीडियो का फ़ायदा हुआ होगा। तो नेक दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। फ़ायदा उठाएँ और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स भी करें ताकि हौसला अफजाई होती रहे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।